बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बजा दिया है। आज पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी, जहां गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस समेत राज्य के सभी बड़े नेता मौजूद थे। कार्यकारिणी की इस बैठक में अमित शाह विपक्ष पर लगातार हमले बोलते रहे। खास करके उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को निशाने पर लिया। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया। इसके अलावा उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि वो हारने के बाद भी अहंकार में हैं। आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। आम चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बैकफुट पर दिख रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण ने जोश भरने का काम किया। पुणे में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर काफी तीखे हमले किए। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार को उन्होंने भ्रष्टाचार का सरगना बता दिया। साथ ही सवाल पूछा कि महाराष्ट्र की सत्ता में लंबे समय तक राज करने के बाद भी वो मराठा आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा पाए। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर देता। अमित शाह जी आज भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को वैधता का दर्जा दिया है। जितने भी नेतागण जिन्हें वो खुद भ्रष्ट कहते थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। वॉशिंग मशीन प्रोसेस जो है उसके जरिए ये भ्रष्टाचारियों को वैधता का दर्जा दिया जाता है। अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भ्रांति फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को अहंकारी करार दिया और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब के फैन क्लब का सबसे बड़ा प्रशंसक बता दिया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वालों से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन क्यों किया है। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। सारे षड्यंत्र करने के बाद भी, सारे जुमलेबाजी करने के बाद भी, पार्टियों को तोड़ने के बाद भी, चुनाव चिन्ह लेने के बाद भी, सरकार गिराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने केवल 17 सीटें दिए 48 में से। ये बेचैनी, ये बौखलाहट न तो दिल्ली को पसंद आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के नेताओं को पसंद आ रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह ये बयानबाजी कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति में शामिल दलों की एकता पर जोर दिया। संघ से जुड़ी पत्रिकाओं में अजित पवार को बीजेपी के साथ लेने पर उठ रहे सवालों पर फडणवीस ने साफ कर दिया कि महायुति अजित पवार के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव है और बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फडणवीस ने इसका भी जवाब दिया। अनेक कार्यकर्ते विचारतात, मग सांगा मुख्यमंत्री कोणाचा होणार। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम कौन होगा, तो सीएम महायुति का होगा और कौन होगा ये सवाल मत पूछिए। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होगी।
हा प्रश्न विचारू नका, हा प्रश्न डोक्यातनं काढून टाका. उधर विपक्ष ने बीजेपी के आरोप का जवाब दिया। पूछा कि चुनाव के दौरान जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की, उन पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। विपक्ष का आरोप है कि भ्रांति फैलाने का काम बीजेपी करती है। जब लोगों ने आपको अपनी जगह दिखाई और लोगों ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान ही देश का प्रमुख ग्रंथ है और उसी के मुताबिक ये देश चलेगा, तो आज हारने के बाद आप जो कह रहे हो कि फेक नैरेटिव आपने फैलाया, डे वन से फेक नैरेटिव आपने फैलाया. फेक नैरेटिव की फैक्ट्री अमित मालवीय आपके आईटी सेल का प्रमुख है. हम सच बोलते हैं, जो हो सकता है वही बोलते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं. आज के इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के बड़े चेहरे बीजेपी के निशाने पर होंगे, ये तो पार्टी ने साफ कर दिया है। लेकिन जो घटक दल उन्हीं के गठबंधन के हैं, उनके सामने की चुनौती बीजेपी के सामने रहने वाली है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार, दोनों ही पार्टी सम्मानजनक सीट की बात कर रहे हैं और इसको बीजेपी कैसे सुलझा पाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। पुणे से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो क्या जिस तरीके से आक्रामक बीजेपी दिखाई पड़ रही है, उसका क्या असर पड़ने वाला है? हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए रविकरण देशमुख साहब जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं नवशक्ति से। हमारे साथ रोहित चंद्रवारकर साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं फ्री प्रेस जर्नल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले चंद्रवारकर साहब, मैं आपसे इस बात समझना चाहूँगा, एक बार ये जो लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े तीखे प्रहार करे थे उद्धव ठाकरे पर। शरद पवार को भटकती आत्मा तक कह दिया गया था। उसका नतीजा कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो रिजल्ट है वो बीजेपी के लिए बहुत खराब आया, कम से कम महायुति के लिए बहुत खराब रिजल्ट आया। 30-31 सीट जीत गई ऑपोजिशन। क्या फिर से वही गलती दोहराई जा रही है या उनको लग रहा है कि इस बार और आक्रामक होने से कुछ फायदा हो सकता है? अंकित, ये राजनीति है और आप भी काफी कवर कर चुके हैं। मैं देखता हूं आपके शोज, यूपी की राजनीति और बाकी सब, तो आप भी जानते हैं कि जब कोई नेता या कोई गठबंधन या कोई पार्टी एक तरफ एक मार्ग पे चलना, इसका स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेती है, तो उनको भी ये नहीं पता होता है कि ये क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली है कि वो उद्धव ठाकरे को इस मुद्दे पे कॉर्नर करेंगे कि उद्धव ठाकरे की तरफ महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट पिछले इलेक्शन में जाते हुए दिखाई दिए, जो कि उससे पहले वो एमआईएम की तरफ, असदुद्दीन ओवैसी जी है, उनकी एमआईएम जो है उसकी तरफ जाते थे। वो उनकी तरफ जाने की बजाय वो उद्धव ठाकरे की तरफ गए और दलित वोट्स कांग्रेस की तरफ गए, और दलित मुस्लिम वोट्स कांग्रेस और उद्धव की तरफ आने की वजह से ही महाराष्ट्र में बेसिकली ये आपको लोकसभा में दिखने को मिला, जो भी दिखा आपको। तो बीजेपी इसको काउंटर कैसे कर सकती है? उनका यही इरादा है कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो जाए और उस पे वो कोशिश कर रहे हैं। ये आज की अमित शाह जी का जो स्पीच था उससे दिखाई दिया। देवेंद्र फडणवीस का स्पीच उससे पहले हुआ, वहां पे मैं था, उसमें भी वो दिखाई दिया कि यही है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट करें। उसका दूसरी साइड उसकी ये है, जिसपे रविकिरण जी पे बाद में बोलेंगे, उन्हें वो भी जानते हैं कि मराठा फैक्टर जो है, मराठा रिजर्वेशन फैक्टर जो है, उसकी काफी चोट मुझे लगता है बीजेपी और इंडिया अलायंस को पिछले चुनाव में लगी, और उसको काउंटर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये है कि काउंटर करें कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन इस तरफ कदम उठाए। आपका स्पेसिफिक सवाल है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। पिछली बार नहीं हुई बीजेपी की पहल, जिस तरफ वो राम मंदिर बाकी मुद्दे लेके गए, नहीं हुआ। इस बार उनको पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए अंकित, यही एक रास्ता बचा है बीजेपी की तरफ कि वो शरद पवार जी को करप्शन के इसमें ढाले और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऐसा कैंपेन करे कि सब ये मुस्लिम वोट इनकी तरफ जा रहे हैं, तो हिंदुओं आप उनकी तरफ मत जाओ। इस तरह से उनका नैरेशन है, जो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दिया अंकित। यानी कि ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास। एक बार फिर से उनको अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही ये चुनाव लड़ना होगा। उसका फायदा नुकसान असेंबली में क्या होगा ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन रविकरण जी, किरण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस समय जो बिसात जिस तरीके से बिछी हुई है, भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी तैयारी लेकर आगे आक्रामक तौर पर करती दिखाई पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी
मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि सब पूछते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हमारे अलायंस से ही होगा, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो क्या यह कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक इशारा है कि जो हुआ वो हुआ, अगली बार अगर हम स्थिति में आए सरकार बनाने की तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा? इसमें एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने चुनाव के पहले कई महीनों पहले कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर शिंदे के नेतृत्व में अगर ये चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो क्या शिंदे इतनी आसानी से अपनी गद्दी छोड़ेंगे? सीधी सी बात है ना, क्योंकि वो बोलेंगे कि मेरे नेतृत्व में अगर आप जीतते हो, महाराष्ट्र में फिर सत्ता आती है, तो मैं कैसे ये कुर्सी छोड़ूंगा। तो भाजपा इसके ऊपर अभी अपना बयान जो है वो थोड़ा सा सावधानी से कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा तो भाजपा के नेताओं को अगर अभी बता दिया कि नहीं एकनाथ शिंदे होंगे, तो भाजपा के लोग जो है चुनाव लड़ते समय उतनी जोर शोर से ये कहते हैं ना हम कि पूरे ताकत से लड़ना कहते हैं, क्या लड़ेंगे कि नहीं ये शायद संदिग्धता होगी। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं महायुति का ही मुख्यमंत्री होगा। ये एक राजनीति है उनकी और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है सर। अंकित, बहुत इंटरेस्टिंग फेज में राजनीति है महाराष्ट्र की आ गई है मेरे पास, क्योंकि माफ कीजिएगा समय आज कम है। मैं चलने से पहले मैं छोटा सा एक सवाल आपसे और ले लेता हूं चंद्रकर साहब, कि जिस तरीके से अभी बिसात बिछी हुई है दोनों तरफ से, आपको इस समय हाथ किसका भारी लग रहा है? बिल्कुल चुनाव में वक्त है और राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत बड़ा होता है। फिलहाल जिस तरीके से एक नैरेटिव बना हुआ है लोकसभा के बाद, आपको किसका हाथ अभी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है? अंकित, ये सवाल मेरे लिए है। जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, एक मैं बेसिकली आपको नेशनल पिक्चर बताना चाहता हूं। क्या आप ऐसा कोई भी राज्य देश में देखते हैं जिसमें 6 बड़ी पार्टियां कॉन्टेस्ट में हो? मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक देख रहा हूं, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है अंकित, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने ये पॉइंट नहीं रखा होगा, जिसमें 6 बड़ी पार्टियां कॉन्टेस्ट में खड़ी हैं असेंबली में। 6 बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी है तो छोड़ ही दो, कांग्रेस, बीजेपी, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना। तो इसमें क्या होगा? इसमें फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रैगमेंटेशन वोट्स का हो रहा है। और इसकी वजह से मुंबई में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, पिछली लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार जो 20 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें 48 वोटों से जीत गया। एकनाथ शिंदे के ग्रुप का एक, आप जानते हैं, एक उम्मीदवार जी, वहां पे 48 वोट से कोई जीत सकता है क्या लोकसभा में? मतलब ऐसी चीजें हो रही है महाराष्ट्र में। तो इस बार ये फ्रैगमेंटेशन जो है कि 6 पार्टीज हैं, इतने कैंडिडेट्स है, इसकी वजह से एक बात मैं आपको बता सकता हूं गारंटेड, कि विनिंग मार्जिन बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। कोई 200 वोट से जीतेगा, कोई 400 वोट से जीतेगा, कोई शायद 50 वोट से जीतेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अंकित, इम्पॉसिबल है बताना कि इसका पलड़ा भारी है, उसका पलड़ा भारी है। इसीलिए मुझे लगता है कि खुद अमित शाह पुणे में उतर के आए आज, और पूरा ताकत बीजेपी लगा रही है, पूरा ताकत सब पार्टियां लगा रही है। और ये बताना नामुमकिन है कि किसका पलड़ा भारी है। कुछ भी हो सकता है, अगले 2-3 महीने में कुछ भी हो सकता है। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव इस बार इतना रोचक होने वाला है, क्योंकि उसमें लगातार सबको ये लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। लोकसभा में जिस तरीके की जीत एक तरफा मिली ऑपोजिशन को, उसके बाद ही हमने देखा कि एमएलसी के जो चुनाव होने शुरू हुए उसमें कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग हो गई और कई सारे नए समीकरण भी बन के सामने आए। क्या क्या अभी होना बाकी है महाराष्ट्र की राजनीति में, बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं, और उसी को हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम अपने साथ बुलाते रहते हैं उनके साथ आपके लिए आसान शब्दों में, आसान तरीके से लेकर आते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पर उस पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हम हमेशा आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल जो क्या था कि क्या आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी? ये सवाल आज सुबह से आपसे पूछ रहे थे, कह रहे थे QR कोड स्कैन करके हमको जवाब दे दीजिए। उसका जवाब अब आ गया है। हाँ जो है वो 47% लोग कह रहे हैं कि हाँ, और नहीं कहने वाले 53% लोग हैं।
आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका कहना है कि कम से कम 5 बार केजरीवाल का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर चुका है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार चिंता जता रही है। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा है कि अब तक 5 बार केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, और याद रखिएगा, शुगर लेवल अगर 80 से 70 से कम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति खतरनाक अवस्था में जा सकता है, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। और 50 से और 50 के नीचे तो कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। यही नहीं, आपका दावा है कि केजरीवाल का वजन जेल में जाने के बाद से 8 किलोग्राम कम हो चुका है। आम आदमी पार्टी इस मामले में तिहाड़ जेल पर गलत बयानी का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर आए थे और उसके बाद से फिर तिहाड़ जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। विश्व की बेशकीमती धरोहरों को संजोने से जुड़ी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी विश्व धरोहर समिति की आज दिल्ली में बैठक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की इस अहम बैठक की मेजबानी कर रहा है। आज से लेकर जुलाई 31 तक ये नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक चलेगी। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले भी इस बैठक में शामिल है। भारत में हो रहा यह आयोजन एक और जहां कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है।